हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और यूनिट फर्स्ट में अपन पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे। तो पार्ट सेकंड में थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस ये पढ़ रहे थे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन से संबंधित कारक पढ़ रहे थे। और इस जो कॉम्प्लेक्स है इसको इफेक्टेड कौन कौन से कारक करते हैं, उसमें से कल दो कारक पढ़ लिए थे। एक तो धातु पर आवेश और धातु का आकार क्या है, और धातु के इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण, ये दोनों मैंने कल बता दिए थे। आज का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो तीसरे नंबर का है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो किसी भी आयन में या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n माइनस या तो n-1 यानी कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 ns2 इस टाइप का हो, n-2 n-1 s2 p6 हो, तो नोबल गैस विन्यास हो या नोबल गैस विन्यास कैसा हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो ध्रुवण शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि आयन n-1 कॉन्फ़िगरेशन युक्त है तो उसके मध्य ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है आयन का, तो उसमें जो ध्रुवण शक्ति है वो कम हो जाती है। तो पोलर या ध्रुवण शक्ति कम, अर्थात अब जैसे ही पोलर प्रॉपर्टी कम होती है उस संकुल का स्थायित्व भी कम हो जाता है। अर्थात संकुल का स्थायित्व संकुल की जो स्टेबिलिटी है कम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लाइक हो, नोबल गैस जैसा हो, उत्कर्ष गैस जैसा हो, शून्य समूह वाला हो, गैसें युक्त जैसा हो, 18 वर्ग समूह ग्रुप वाले एलिमेंट जैसा हो, तो उसमें पोलर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पोलर प्रॉपर्टी कम होने के साथ साथ उसमें उसके कॉम्प्लेक्स बनने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की यदि बात करें, Na+ एंड कॉपर प्लस, Na+ और कॉपर प्लस, Na+ का विन्यास कैसे हो जाता है, नोबल गैस विन्यास हो जाता है। इसीलिए समान आवेश, लगभग है ना, समान आवेश यानी कि समान चार्ज है इसके ऊपर, समान आकार, समान आवेश, समान आकार, फिर भी इनके कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, यदि आकार और आवेश पर
समान है, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है, इसका अलग है, तो उस समय संकुल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो Na+ कॉपर में Na+ से प्राप्त संकुल कम स्थायी, लेस स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, जबकि कॉपर के संकुल अधिक स्थायी होते हैं, कम स्थायी, जबकि Cu+ से बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। तो मोर स्टेबल होते हैं इससे बने हुए कॉम्प्लेक्स, किससे बने हुए, कॉपर से। कॉपर क्या है, चार्ज तो इन दोनों में बराबर +1 इसकी साइज भी लगभग अप्रोक्सीमेट बराबरी होती है, लेकिन क्या है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नोबल गैस जैसा है, इसीलिए इनसे प्राप्त होने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो D1 है, ये D1 क्या, कॉपर, इससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या B कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करती है, प्रभावित करती है। कहने का मतलब क्या है, कॉपर प्लस के संकुल में अधिक स्थायी होते हैं, यानी कि डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के प्रकार व स्थायित्व को भी प्रभावित करता है। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, जैसे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ D1, D2 या D0, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, D1, D2 और D0। विन्यास युक्त आयन जो इसमें ये है, विन्यास, इसके आयन यदि विन्यास कैसा हो, D0 हो, D1 हो, D2 हो, आयन, ये जो भी आयन्स होंगे, आयन स्थायी ऑक्टाइडल एवं उच्च समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं। एक तो आयन कैसा बनाएंगे, स्थायी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्टेबल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उच्च समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसी भी संकुल के बनने पर या उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। D1, D2 हो तो हमेशा ऑक्टाइडल बनेगा और उच्च समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, जबकि D4, D5, D6 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये विन्यास युक्त स्थायी ऑक्टाइडल संकुल बनाते हैं, पर उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल नहीं बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्म करते हैं किसका, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का, लेकिन क्या नहीं बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं उच्च समन्वय संख्या के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते। तो D4, D5, D6 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑक्टाइडल का निर्माण करते हैं, लेकिन उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह 2D कक्षक उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। तो उपलब्ध नहीं करवा पाते 2D कक्षक। कारण क्या है, इसमें अनुपलब्धता रहती है 2D कक्षकों की, इसीलिए ये हाई कोऑर्डिनेट नंबर वाली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती है। उस समन्वय संख्या युक्त नहीं बना सकती, ऑक्टाइडल बनता है लेकिन उस समन्वय संख्या वाले संकुल नहीं बनता है। एक कॉन्फ़िगरेशन है D7, D8 एंड D9 कॉम्प्लेक्स सब जो विन्यास है, ये
विन्यास है ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। जो D9 है, D8 है, D7 है, विन्यास युक्त आयनों में अधिकतम एक D कक्षक उपलब्ध होता है, अधिकतम एक ही D कक्षक उपलब्ध होता है। अतः यह वर्ग समतलीय संकुल जो स्क्वायर पिरामिडल है कॉम्प्लेक्स है या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। जबकि अब एक कॉन्फ़िगरेशन रहा D10, तो ये तो बनाएंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, और ये वाला जो बनाएगा ये कैसा बनाएगा, ओनली फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। अब ऐसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैसे बनते सारे, ये टेट्राहाइड्रल भी बनता है, ऑक्टाहाइड्रल भी बनता है, वर्ग समतलीय संकुल भी बनता है, सारे बनते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो तो आपको यही बने, आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो तो यही बने, आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो तो यही बने। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब कॉम्प्लेक्स का इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो। उसमें बता रखी कंडीशन कि यदि कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनता है तो आपको इस सारी ही प्रोसेसिंग से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो ये जनरली किसी भी संकुलों के स्थायित्व के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को आपसी जो प्रकृति है या कारक है वो भी इस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होने के साथ साथ में उसकी स्टेबिलिटी का क्रम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो तीसरा जो है ये इसका तीसरे टाइप का है, इसमें तीसरा जो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE। चौथा टाइप का मतलब तीसरा हो गया CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हम ये भी जानते हैं कि डी कक्षक कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं। समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। अब ये डी पांचों जो कक्षक का समभ्रंश होते हैं, लेकिन इनके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो ये कक्षक किसमें हो जाते हैं, विपटित हो जाते हैं दो स्तर के अंदर, एक निम्न ऊर्जा वाला और एक उच्च ऊर्जा वाले। तो CFSE का मान निर्भर करता है कि लिगेंड जो होता है उसकी नेचर कैसी है। यदि लिगेंड की नेचर प्रबल है तो उस समय क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा आता है। या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CFSE की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ डेल O की वैल्यू बढ़ती है, और जिस भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेल O की वैल्यू ज़्यादा आती है या CFSE की वैल्यू ज़्यादा आती है वो कॉम्प्लेक्स अन्य संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो डी कक्षक समभ्रंश होते हैं, डी कक्षक कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं, परंतु जब इनके संपर्क में जब इनके संपर्क में लिगेंड आते हैं। अब देखो लिगेंड के आने का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड का डायरेक्शन अलग से होता है, टेट्राहाइड्रल में लिगेंड का डायरेक्शन अलग होता है। तो ये अपन पढ़ चुके थे पहले वाले यूनिट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। तो लिगेंड आते हैं तो इनकी
समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, समाप्त होकर T2G ग्राउंड स्टेट, EG एक्साइटेड स्टेट, 2 ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी जब डी कक्षक जो होते हैं, यदि वह एटम की फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में नहीं है, या गैसीय अवस्था में होने के बाद लिगेंड नहीं आ रहे हैं, तो जब तक इसके संपर्क में लिगेंड नहीं है जब तक ये समभ्रंश है। लेकिन जब इनके संपर्क में कोई भी लिगेंड आ जाता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। और किसी भी डी कक्षकों की समभ्रंशता जब समाप्त होती है तो ये 2 ऑर्बिटल्स में बदल जाते हैं, एक T2G और एक EG। अब जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसा होगा, या डेल्टा ऑक्टेट वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा अटैक कर रहा है। तो इस जो CFC है ये डिपेंड करती है कि जो विपाटन है, मुक्त ऊर्जा जो विपाटन हुआ, विपाटन से प्राप्त ऊर्जा, विपाटन से मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी क्या होती है, आपकी CFC होती है। यानी कि जो कोई भी विपाटन हो जाता है और विपाटन से मुक्त ऊर्जा CFC कहलाती है। तो डी कक्षकों के संपर्क में जब लिगेंड आते हैं और लिगेंडों के संपर्क में आने डी कक्षक जो समभ्रंशता वो समाप्त हो जाती है। जब समभ्रंशता समाप्त होती है उस समय CFC की वैल्यू जो स्प्लिटिंग होती है, समभ्रंशता समाप्त होकर स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग होकर टूटेगी, उसमें एनर्जी मीट होगी। जो एनर्जी मीट होगी वो कहलाएगी आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एक जैसे मैं कोई एक्वा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्वा का मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल एक्वा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स 3D श्रेणी के अंदर। तो एक्वा संकुलों के आधार पर इसको क्या है समझ सकते हैं, इस प्रकार की पुष्टि कर सकते हैं। आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर को लेकर पुष्टि की जा सकती है। यानी कि क्या है कि एक्वा कॉम्प्लेक्स जो भी है पीरियड के अंदर या आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है, अर्थात आकार घटता है, इसके स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इंक्रीज या वृद्धि हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि CFC के मान भी बढ़ गया है। जैसे कॉम्प्लेक्स छोटा होगा तो मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा, मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा तो उसके लिए विपाटन ज़्यादा होगा, जिसमें विपाटन ज़्यादा होगा तो उसकी ये CFC की वैल्यू कम आएगी। तो इसके लिए क्या है, वृद्धि हो जाती है। जबकि जो आकार पर भी डिपेंड करता है, और आकार पर कौन लागू होता है, जेड इफेक्टिव। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में एक्वा संकुलों के लिए डी कक्षकों में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जेडन तक, कहाँ तक, जिंक 30 तक 21st से।
ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, अब इसमें कोई भी एक्वा शंकु ले ले, एक्वा डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे लिख लो, डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व लोग बीटा के मध्य ग्राफ या संबंध कोरिलेट करने में मध्य ग्राफ की द्विकुबड़ डबल हम्ड यानी कि जो द्विकुबड़ है जो प्राप्त होती है उसको बोला जाता है ग्राफ के अंदर। और ग्राफ कैसे होता है मैं बताऊँ आपको। ग्राफ होता है इस टाइप से, इस टाइप से होता है ग्राफ। ये लोग बीटा है और ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ में कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एक तो देखो यहाँ पर और एक निकिल पर और एक अमन पर। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकिल पर ये वाला, ये जिंक आ गया। और ये तो हो गया स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये मैग्नीज। इसको ऐसे बना लो, ग्राफ को समझने के लिए बात वही है। इसको मिला दो इस तरीके से, ये रहा। ये मैंने वेनेडियम के लिए बनाया है, ये मैंने निकिल के लिए बनाया है। अब इसके लिए मैं लिखता हूँ कि ये तो हो गया डी विन्यास, ये वाला। इसमें D0 है, D1, D2, D3, D4, D5, D5, D6, D7। एक कहाँ गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। D1, D2, D3, D4, D5। ये डी ग्रुप यहाँ गलत हो गया था। D5, ये D6, ये D7, D8, D10 और D10। अब यहाँ CFS निकालनी है, CFSE। फॉर D1 के लिए तो 0 हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0 हो जाएगी। अब इसके लिए क्या हो जाएगी? 0.4, 0.8, 1.2। कितनी हो जाएगी? 1.2, 0.12, 0. वापस क्या हो जाएगी इसकी? कम होने लग जाएगी, 0.0। इसके लिए D5 अमन के लिए यहाँ पर सबसे कम है 0.0। यहाँ से वापस भी 0.4, 0.8, 0.12। यहाँ क्या आ गई? निकिल के लिए वापस कितने आ गई? प्लस में आ रही 4, 0.8, 8, 4, 12। उधर कितनी हो जाएगी? 0.12 और 0.6।
इसके लिए 0 आ जाएगी। तो ये देखो आप इस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक तो वेनेडियम और एक निकिल, उसके लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये रहा निकिल, ये रहा वेनेडियम। तो वेनेडियम और निकिल के लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। और D3 और D8 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि D3 D8 वेनेडियम और क्रोमियम के लिए, वेनेडियम और निकिल के लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। जिसके लिए भी CFSE की वैल्यू ज़्यादा आती है वो संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं। यही कह सकते हैं कि CFSE की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में संकुल की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन संकुलों, इनके संकुल अधिक स्थायी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब फॉर्म करता है तो उस समय CFSE की वैल्यू किस तरीके से इफेक्टेड होती है, वो CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है कि इसके बीच स्प्लिटिंग किस प्रकार से हुई है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो रही है या वीक फील्ड में हो रही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो रही है स्प्लिटिंग तो ज़्यादा आएगा इसके लिए CFSE की वैल्यू, और जिसके लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इस क्लास में बस इतना की, और नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे आगे। इस तरीके से बना हुआ है। तो आज यहाँ तक ही, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लिगेंड संबंधित फैक्टर क्या होते हैं, ये धातु संबंधित कारक है जो किसी भी संकुल के स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।